नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पहली इकाई का 10वां पाठ ठेस इसकी जानकारी हासिल करेंगे। यह एक पूरक पठन पर पद्य है और इसके रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका परिचय देखिए। इनका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ। मृत्यु 1977 में। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आजादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मैला आंचल, परती परी कथा, जुलूस उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह, ऋण, जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि। गद्य संबंधी देखिए। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। कहानी के विषय के बारे में देखिए छात्र मित्रों। कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्य को समझता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करता। प्रस्तुत कहानी में सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। वह मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी यानी कि चटाई, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, लाल ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं बनाता है। ये वस्तुएं बनाकर वह अपनी आजीविका कमाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। छात्र मित्रों, आजकल हम मशीनों से बनाई हुई तैयार चीजों के आदी हो गए हैं। कई सारी मशीनों से बनाई हुई हर तरह की चीज हमें प्राप्त होती है, परंतु हाथ से चीजें बनाने वाले कारीगर कुछ चुनिंदा ही आज इस जगत में रह गए हैं। ऐसे ही एक कारीगर की कहानी इस पाठ में दी गई है और उसका नाम था सिरचन। कहानी की तरफ देखिए। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसे बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। देखिए, खेती बाड़ी का समय मतलब खेती के कामों का जो समय होता है, उस वक्त जो गांव के लोग होते हैं वह सिरचन को नहीं गिनते थे, यानी कि उसे उतना काम का वह नहीं समझते थे, उसे बेकार समझते थे। बेगार यानी कि बिना मजदूरी के जबरदस्ती जैसे उससे काम करवाना है, इस तरह से वह समझते थे। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, 1/3 यानी कि आधे से ज्यादा काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। खुरपी यानी कि वह साधन, हंसी जिसे कहते हैं, वह साधन जिससे जो घासें निकाली जाती है। पगडंडी पर तोल तोल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजूरी देनी हो तो और बात है। यानी कि वह इतना देर से आता था कि काम, आधे से ज्यादा काम तो हो चुका होता था बाकी लोगों का। इसीलिए कहा है यहाँ पे कि मुफ्त में मजदूरी देनी हो, यानी कि वो मजदूरी तो कहीं करता ही नहीं था और फिर भी उसे अगर पैसा देना पड़े तो और बात है, तो लोग उसे बुलाते होंगे। इस तरह से लेखक ने कहा है। आगे देखिए। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मड़ैया यानी कि झोपड़ी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सिरचन को मुफ्तखोर यानी कि मुफ्त का खाने वाला, कामचोर यानी कि काम न करने वाला, चटोर यानी कि स्वादा लोलुप यानी कि खाने का शौकीन कह ले। एक समय ऐसा था जब उसकी झोपड़ी के सामने बड़े बड़े लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे।
अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। चिक, चिक का अर्थ है पर्दा। तो छात्र मित्रों, आपने आजकल देखे होंगे पर्दे जो है, हम कोई घास फूस के पर्दे तो लगाते नहीं, परंतु पहले से थोड़े ना हम मशीनों द्वारा बनाए गए इतने अच्छे अच्छे पर्दों को लगाते थे। तो पहले गांव के ऐसे कारीगरों के हाथ से बनाई हुई घास वगैरह से बनाए हुए जो पर्दे होते थे, चिक होते थे, वही दरवाजे खिड़कियों पर लगाए जाते थे। तो वह बनाने के लिए सिरचन के घर के सामने, झोपड़ी के सामने लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। लेखक कहते हैं, जब भी उन्हें कोई काम होता था और उनकी माँ कहती थी सिरचन को बुला लाने के लिए, तो पहले वह अपनी माँ से पूछ लेते थे कि उसको खाने के लिए क्या क्या दोगी। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। यानी कि लेखक की माँ उसे कहती थी कि भले ही सिरचन कैसा भी हो, लेकिन जब उनके यहाँ पे काम होता है, तब वह पूजा भोग की यानी कि ज्यादातर खाने वाने की बात नहीं उठाता। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। अब देखिए लेखक को ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि पड़ोसी गांव का जो पंचानंद चौधरी था, उसके छोटे लड़के को बेपानी यानी कि बड़े ही बेइज्जत कर दिया था सिरचन ने। कहा था, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है। नाखून से काटकर यानी कि बड़ी ही थोड़ी सी तरकारी, तरकारी यानी कि सब्जी परोसती है। और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। और उसका कहना था कि इमली का रस डालकर जो कढ़ी बनाई जाती है, तो वो हमारे जैसे सामान्य मामूली लोगों के घर में भी बनती है। क्या तुम्हारे यहाँ पे अच्छा खाना नहीं बनता? तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? यानी कि कहीं ना कहीं उसे कुछ बात सुनाना वह छोड़ता नहीं था। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी के खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से सौगात भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई थी मोती की शीतल पार्टी के लिए। देखिए बड़ी ही मीठी बोली के साथ वह सिरचन का स्वागत करती है और कहती है कि नेनू मत रही थी, यानी कि जो दही होता है उसे मथने के बाद माखन निकाला जाता है, उसका घी बनाया जाता है। घी निकालने के बाद कुछ खकोरन जो होती है, वह सिरचन को बड़ी अच्छी लगती थी। तो वह कहती है कि घी की खकोरन के साथ चूड़ा, चूड़ा यानी कि पोहा, तो उसको पोहा चूड़ा बहुत पसंद था। तो वह उसकी बात छेड़ती थी और साथ ही काम की बात कहती है कि उनकी बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, यानी कि कहकर भेजा है कि जो उसकी बड़ी बेटी की ननंद है, वह मोती की शीतल पाटी यानी कि मोती घास से बनी हुई चटाई के लिए रूठी हुई है, यानी उसे वह बनाकर चाहिए। सिरचन अपनी पानी आई जीभ को संभालकर हंसता। पानी आई जीभ यानी कि खाने का वह नाम सुनकर उसके जीभ में मुंह में पानी आ जाता और फिर वह हंसकर बोलता, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। यानी कि अपनी बढ़ाई बोलते हुए सिरचन कहता है कि घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही मैं आ रहा हूँ, यानी कि आते आते ही उसे वह सुगंध आ गई थी। पर ना उसे आजकल इतना काम होता है शादी ब्याह के मौकों पर, तो उसे दम मारने की भी छुट्टी नहीं है। सिरचन जाति का कारीगर है। जाति का कारीगर है यानी कि वह बहुत ही बढ़िया ऐसा कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने कई बार उसके काम को बड़ी ढंग से देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, यानी कि वह एक एक घास को उठाकर उनकी कुच्ची बनाता, उनका गुच्छा बनाता। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। फिर वह उनको रंग रंगता भी था
और फिर उनको सुलझाता था। उनमें जो उलझन हो जाती थी वह सुलझाने में, इतना ही काम करने में उसे एक पूरा दिन लग जाता था। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी हुई गेहूं सांप पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। यानी कि जिस तरह से सांप को छेड़ा जाए तो वह दूसरे पर फुफकारता है, फन उठाता है। तो जैसे यह भी बड़ी लगन के साथ अगर काम करता हो सिरचन, तो अगर उसके काम में किसी ने बाधा डाली, अड़चन डाली, तो वह भी जैसे बड़ा ही चिढ़ जाता था। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामजोर नहीं, कामचोर नहीं। यानी कि फिर वह चिढ़ जाता तो वह बोल देता कि आपको अगर मेरे काम में काम अच्छा नहीं लग रहा है तो किसी और से करवा लीजिए, मैं मुंहजोर हूँ। यानी कि एक तरह से मैं भले ही कुछ बोल जाता हूँ लेकिन कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, वह किसी से कोई मजदूरी नहीं लेता था, बल्कि जो काम करता था वह सिर्फ इस बात पर करता था कि उसे उस वक्त के लिए खाना, पेट भर खाना दिया जाए। दूध में कोई मिठाई न डाले, न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बाद में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता था। यानी कि उसके स्वाभिमान की बात यहाँ पर लेखक ने की है कि जब उसे कोई दूध देता उसमें मिठाई यानी कि मिठास न डाली हो तो भी उसे चल जाएगा, परंतु अगर उसे किसी ने भला बुरा कह दिया तो वह बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाता था। यहीं पर एक सच्चे कारीगर की एक स्वाभिमान की कहानी लेखक ने बताई है। छात्र मित्रों, ठेस इस पूरक पठन गद्य का यह पहला भाग मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। अगले भाग में हम आगे के पाठ की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही जो मैंने आपको कृति प्रश्न के चित्र दिए हैं वह अपनी हिंदी की नोटबुक में जरूर लिख लीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।